नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन करते हैं, जो कहीं न कहीं रेलवे के एग्ज़ाम के ही हैं प्रीवियस ईयर, और आने वाले एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा यहाँ से 1576 नंबर से क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? तो ये होती है आपकी गठिया का। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण यूरिक अम्ल की बढ़ी हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में जोड़ों, कंडरा तथा आसपास के ऊतकों पर जमा हो जाते हैं, जिससे हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है और जिसे हम लोग कहेंगे गठिया रोग। तो इसे ही हम लोग गठिया रोग कहते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार हम लोग एक एक क्वेश्चन और उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी डिस्कस करके चलेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको नोट डाउन भी करके चलेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? तो ये जो भी आपके जोड़ होते हैं उनको प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोड़ों को यह प्रभावित करती है यहाँ से। तो इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन के फैक्ट भी डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गठिया एक बीमारी है जो जोड़ को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो जो भी रोग संचारित कीट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रोगाणु वाहक। तो ऑप्शन यहाँ भी ए करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप 2014 से लेकर 2016 हो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो यहाँ तक के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये कहीं ना कहीं रेलवे के ही क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को रोगाणु वाहक कीट कहते हैं, और ये कीट रोगों को एक मनुष्य या एक समुदाय से दूसरे समुदाय या समुदाय में प्रसारित करते हैं। इन्हें रोगों का वाहक भी कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंजा ये आपका खाद्य जनित रोग नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग होता है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक जीव रोगाणु के कारण होता है। इसको फ्लू भी कहते हैं। तो ये इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या कहते हैं? फ्लू भी नाम दिया गया है। और इस रोग के होने पर सिर व पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं, और यह कभी कभी आपकी महामारी का भी रूप ले लेती है। तो यहाँ से पिछले दिनों में या पिछले कुछ सालों में इसको देखने को मिला था। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मधुमेह सामान्यता किसका परिणाम है? तो ये होता है आपका कम इंसुलिन स्राव से। तो जब भी आपके अंदर इंसुलिन की कमी होगी तब आपके मधुमेह नामक रोग आपको हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 2014 में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो मधुमेह सामान्यतः कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। तो आइए हम लोग मधुमेह के बारे में समझेंगे क्या होता है। तो मधुमेह यही अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन की कम स्राव के कारण उत्पन्न होता है, और इंसुलिन आपके दो प्रकार का कार्य करता है। पहला नंबर हो जाएगा कि यह भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि यह इंसुलिन यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है, और इसके अल्प स्राव से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि मधुमेह को हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चन में मधुमेह ना लिखे, यदि डायबिटीज भी लिख दिया जाए तो भी आपका आंसर मधुमेह के हिसाब से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। तो उच्च स्तर में उपस्थिति यह ग्लूकोज डायबिटीज होता है।
तो मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर उच्च होने से मधुमेह हो जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। और मधुमेह की अवस्था में अग्न्याशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता है और पेशाब व रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? क्या आपका हैजा एक संक्रामक रोग होता है? तो ये नहीं होता है। खसरा ये भी नहीं होता है। मलेरिया ये भी आपका संक्रामक रोग नहीं होता है। लेकिन आपका ये मधुमेह है, जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, ये आपका एक संक्रामक रोग होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जल से भय किस रोग का लक्षण है। तो जब भी आपको जल से भय या डर लगने लगे तो आप समझ जाइए कि रेबीज के आप शिकार हो चुके हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। और रेबीज आपका किससे होता है? तो ये कुत्ते के काटने से आपका रेबीज हो जाता है। तो जब भी आपको कुत्ते काट लेते हैं तो आपके रेबीज अंदर फैल जाते हैं और जिससे आपका डर लगने लगता है, किससे? जल से। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिया जिसे हम लोग कहेंगे रेबीज, तो ये पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से फैलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो कुत्ते से डर लगना या पानी से डर लगना, ये हो जाएगा आपका रेबीज के काट, जिसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोफोबिया। और प्रभावित अंग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इससे आपका तंत्रिका तंत्र ये प्रभावित होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से आपका होता है क्वासी-योरकोर बीमारी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे ही आएंगे। 2021 में एनटीपीसी में मेंस में वो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन ये। तो क्वासी-योरकोर बीमारी आपकी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। और प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है। प्रोटीन ईंधन के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं और यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से आपका क्वासियोरकोर एवं मरासमस नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर बीमारी होती है, लेकिन ये बीमारी किसमें आपकी होती है? ऑप्शन होंगे वयस्कों में, बच्चों में, बुजुर्गों में या महिलाओं में। तो इस प्रकार ऑप्शन होंगे जिसमें ये बीमारी होती है आपकी बच्चों में। तो इसको भी नोट डाउन जरूर कर लेना। प्रोटीन शब्द ये सर्वप्रथम प्रयोग वर्जेलियस ने 1838 में इसका प्रयोग किया था। तो यानी कि आप ये मान सकते हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो ये जे वर्जेलियस ने 1838 में की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सबसे पहले रेलवे ने 2014 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सेम, और उसके बाद जब 2021 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, यहाँ ऊपर देख सकते हैं यही क्वेश्चन सेम रिपीट किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो आने वाले एग्जाम में अभी आगे जो स्टार्ट होंगे वहाँ पे भी यही डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए एक एक वीडियो आपको देखना है, एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। डेली डेली ये आपको क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ से भी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे क्वासी-योरकोर। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है आपका क्वासी-योरकोर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसकी कमी की वजह से क्वासी-योरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है या बीमारी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 में इसको रिपीट करके और क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछा गया है कि क्वासी-योरकोर बीमारी किसके कारण होती है। तो ये होती है आपकी प्रोटीन के कमी के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका किसी प्रकार पूछा जा सकता है, आपको हर प्रकार तत्पर रहना है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं 2019 में भी यही क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है और क्वेश्चन आपको घुमा के यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, जो देखना आप डायरेक्टली यही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ये होती है आपकी क्वासी-योरकोर बीमारी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है। तो रक्ताल्पता रोग ये आपकी अंदर जब फोलिक अम्ल की कमी होगी तब भी आपका रक्ताल्पता रोग होगा। विटामिन B12 की कमी होगी तब भी आपका अंदर होगा ये
और लोहे की कमी होगी, आयरन की, तब भी आपके अंदर रक्ताल्पता रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उपयुक्त तो आपके सभी करेक्ट हो जाएंगे। तो रक्ताल्पता ये विटामिन V9 जिसे हम लोग कहते हैं फोलिक अम्ल, तो यहाँ से विटामिन चैप्टर हम लोगों ने अभी एक क्लास ली है जो एक बड़ी क्लास हो जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको विटामिन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिक और जो भी विटामिन है वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। यदि भी वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने एक एक विटामिन और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और जो आए हुए क्वेश्चन हैं तो वो भी हम लोग वहाँ डिस्कस किए हैं। वहीं आपका विटामिन B12 और आयरन ये तीनों की कमी के कारण ये होता है। ये फोलिक अम्ल ये मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया होता है और विटामिन B12 ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। वहीं आपका लोहा ये आपका होता है एनीमिया। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्ण कटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2016 में पूछे गए हैं। तो ये आपकी हड्डी तोड़ बुखार होता है, इसे हम लोग कहेंगे ऑप्शन सी हड्डी तोड़ बुखार। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो डेंगू रोग को एंडीज इजिप्टी, आई एल्बो पिक्टस और क्यूलेक्स पैटिगन्स नामक मच्छर संचारित करते हैं। तो ये मच्छरों के नाम आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। और इस रोग में अचानक तेज बुखार आता है, चेहरों पर चित्तियाँ निकल आती हैं, आँखों और जोड़ों में बहुत जोरों से दर्द होता है और यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि आपके जो भी जोड़ होते हैं तो वहाँ पे इसमें दर्द उखड़ पड़ता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो कैंसर के उपचार करने वाला डॉक्टर उसे हम लोग कहते हैं अवुर्द विशेषज्ञ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसे हम लोग अवुर्द विशेषज्ञ को दिखाएंगे। और कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर भी कहते हैं और कैंसर से शरीर की किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। कैंसर का उपचार एंटीबायोटिक्स, एल्कलाइड के प्रयोग में, रेडियोथेरेपी, लेजर किरणों आदि के द्वारा होता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि आगे आपको बताना इनमें क्या करेक्ट हो जाएगा। तो जो कि एक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। तो ल्यूकेमिया एक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं के कैंसर को कहा जाता है। और कैंसर के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार आपके हो जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा कार्सिनोमा, ये होता है एपिथेलियम कोशिकाओं का कैंसर। अगला हो जाएगा लिम्फोमा, तो ये होता है आपका लिम्फोसाइट्स का कैंसर। साइटोकोमा ये होता है संयोजी ऊतक का कैंसर। और लिपोमा तो ये होता है आपका एडियोज ऊतक का कैंसर। तो ये 4 कैंसर के आपके नाम हो जाएंगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रह सकती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो ये होता है आपका ल्यूकेमिया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यह मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा टारगेट है न्यू ईयर तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो इसमें आप अपनी भी भागीदारी निभाइए। हम लोग बहुत जल्द 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों वहाँ पे भी इसको शेयर करें, यार दोस्तों में वहाँ पे भी इसको शेयर ज़रूर करें। तो इस टारगेट को आपको जल्दी अचीव करवाने में मेरी हेल्प करें। बढ़ेंगे यहाँ इसके फैक्ट की ओर। और इसका फैक्ट हो जाएगा कि ल्यूकेमिया रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डैश जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो ये होता है आपका ECT, इलेक्ट्रो कन्वर्सल थेरेपी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2016 में यहाँ से पूछा गया था।
तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसे कहेंगे हम लोग ECT, जिसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। यही एक मनोरोग उपचार में जिसमें मानसिक विकारों से राहत प्रदान करने के लिए मानसिक रोगियों में विद्युत शॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। तो ये रोग होता है आपका रेबीज। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, पागल कुत्ते के काटने से या लोमड़ी के काटने से ये रोग फैलता है। इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोफोबिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिया जिसका नाम हो जाएगा रेबीज एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को होता है। इसका ये आपका डायरेक्टली इफेक्ट तंत्रिका तंत्र में पहुंचाता है या इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र होता है और इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से फैलता है और इसका कारक होता है आपका रेबीज विषाणु। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा, रेबीज विषाणु ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। उसके बाद जब RRB JEE का एग्जाम हुआ 2019 में, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था। तो ये होता है आपका रेबीज। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो कुत्ते के काटने से आपका रेबीज, और रेबीज ना देकर यदि ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया है तब भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये रेबीज का विषाणु होता है जिसके कारण होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था और आपसे कहा था कि इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, और जस्ट यहाँ से क्वेश्चन भी अगला हमारा यही मिल गया है। तो इसी हम लोग कहते हैं कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं कि नोट डाउन उन्हें जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। तो जल से होने वाला रोग ये आपका हो जाएगा ऑप्शन वी रेबीज। तो जल से आपको यहाँ से डर लगने लगता है, ये रेबीज नामक विषाणु के कारण होता है। तो हैजा एक संक्रामक रोग है। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है और जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये आपको जीवाणु जरूर नोट डाउन कर लेना है, इससे आपका फैलता है हैजा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और यह जल जन्य रोग है, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के मल मूत्र और उल्टी के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। हैजा से बचाव के लिए आसपास के नालियों अथवा जल युक्त गंदे स्थानों को ब्लीचिंग पाउडर से संक्रमण मुक्त कर देना चाहिए। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हैजा किस नामक जीवाणु का कारण होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, ये होता है आपका विब्रियो कॉलेरी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी में है विब्रियो कॉलेरी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जरूर नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं वह क्वेश्चन आपका 2016 में वहाँ पे पूछा गया था, और जस्ट उससे उसी के फैक्ट से रिलेटेड 2019 में यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। तो जल से होने वाला रोग ये आपका हो जाएगा हैजा, क्योंकि जो भी आपकी गंदे नाली या जहाँ पे गंदगी होती है जल, तो वहाँ से हैजा फैलने की संभावना रहती है। तो ये भी आपका फैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जल जनित रोग आपका हैजा होता है। बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 1600 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ से इससे पहले यदि आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो वो भी जाके आप चैनल पे देख सकते हैं, और चैनल को भी लाइक कर देना, वीडियो को भी लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। तो एलर्जी जांच परीक्षण में आपका इसे हम लोग कहेंगे एलिसा परीक्षण, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एलिसा परीक्षण सीरम, थूक या पेशाब से एड्स वायरल की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लेना कि एलिसा परीक्षण हम लोग किसके लिए करते हैं। ये करते हैं हम लोग सीरम, थूक या पेशाब से एड्स वायरस की जांच करने के लिए इसका परीक्षण करते हैं। जबकि आपका ये हो जाएगा रेस्ट और IgE और हीमोग्लोबिन EIC
एलर्जी जांच रक्त परीक्षण से संबंधित ये हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और जो टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो ये ज़रूर आप कंप्लीट कराइए, इसमें हेल्प कीजिए, अपने जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों वहाँ पे इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।